जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है। अब तो खैर आपके जो ये कोर्स हैं, जिस भी कोर्स में आप ये क्लास कर रहे हैं, उनको चले हुए काफ़ी समय हो गया है और अब तक आप मोटिवेटेड हैं। तो फिर इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सभी को इस मोटिवेशन को आगे तक बना के रखना है। जिन साथियों ने कोर्स शुरू होने से लेके अब तक एक लंबा समय हो चुका है, अब तक अगर अपने उत्साह को बनाए रखा है तो फिर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप आगे भी इसी तरह उत्साहित रहेंगे और एग्ज़ाम तक डेफिनेटली आप सभी लगातार मेहनत करते हुए रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि बस हमने कोर्स खरीद लिया, 2-4 दिन जोश में रहे और फिर जोश हमारा ठंडा पड़ गया, फिर कहीं हम पड़े हैं, कहीं जोश पड़ा है, कहीं कोर्स पड़ा हुआ है। लेकिन शायद आप सभी के साथ ऐसा नहीं है, आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो ज़रा एक बार सभी साथी बताएंगे कि कल की क्लास सभी को समझ में आई? क्या आप सभी मैंने आप सभी को लास्ट में एक सलाह दी थी कि आपको एक अच्छा रिवीजन करके आना है। क्या आप सभी अच्छे से रिवीजन करके आए हैं? चलिए मैं चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ साथी ऐसे ही झूठ मूठ हाँ कह देंगे। तो मेरा एक आसान सा सवाल है कि बताइए, एमकेएस पद्धति में एमकेएस सिस्टम में जो द्रव्यमान का मात्रक है वो क्या है, बताओ। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हर दिन यूनिट ऑफ मास। हर दिन हम क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास से एक सवाल पूछेंगे, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि ठीक है, आप चीज़ों का दोहराव कर रहे हैं या नहीं, आप चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं या नहीं है। चलो, एक शानदार बेहतर उत्तर आप सभी का। हालांकि ये बहुत आसान भी प्रश्न है कि भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक, ये एमकेएस पद्धति का मतलब ही मीटर किलोग्राम सेकंड है, जिसमें से के फॉर द किलोग्राम ये द्रव्यमान का मात्रक है। बहुत अच्छी बात, एक बेहतर उत्तर। चलो पहले फटाफट कल का रिवाइज करते हैं 1 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा? कल हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें भौतिक विज्ञान को समझना है, भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? प्रकृति का, नेचर का। भौतिक विज्ञान को समझना है तो आप मेरे साथ लिखते रहिए कि हमें किसकी जरूरत है? राशियों की, यानी क्वांटिटीज की। राशियों को समझना है तो फिर हमें मात्रकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मात्रकों की मदद से ही, यूनिट्स की हेल्प से ही क्वांटिटीज यानी राशियों को मापा या तोला जाता है। फिर हमने देखा अलग अलग देशों के हिसाब से 3 तरह के सिस्टम जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। लेकिन इनसे बात नहीं बनती है। मोदी जी डराते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि मोदी जी, एक चौथे सिस्टम की हमें यहाँ पर जरूरत है, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यहाँ तक सब कुछ क्लियर रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की ये बातें चल रही हैं 1960 में, और इसको बनने में, लोगों के बीच तक आने में 11 साल का समय लगता है। 1971 में ये पद्धति पूरी तरह से लागू हो जाती है। 1971 तक ये पद्धति आप सभी के बीच में आ जाती है। तो आज बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को समझें और पढ़ें। तो कल की हेडिंग आप सभी की रही होगी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब एसआई सिस्टम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हमें क्या जिम्मेदारी मिली? हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जिम्मेदारी दी जाती है कि जितनी भी राशियां हैं उन सभी को आपको भागों में विभाजित करना है, कैटेगरीज में डिवाइड करना है। मेरा आपसे सवाल है कि राशियां कितनी होती हैं, बताइए। क्वांटिटीज कितनी होती हैं? क्योंकि जिनको हम बांटने जा रहे हैं, जिनका हम बंटवारा करने जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें उनके बारे में तो पता होना चाहिए कि भाई वो हैं कितने। तो कौन बताएगा भाई राशियां कितनी होती हैं, क्वांटिटीज कितनी होती हैं? राइटिंग समझ नहीं आ रहा है? भाई एक बार सभी साथी बताओ, क्या राइटिंग में कोई इशू है? और इशू क्या है प्लीज़ मुझे वो भी बताइए, क्योंकि मैं जब बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ तो शायद 1% कोई बच्चा है कभी जिसने कही होगी राइटिंग के बारे में। कोई नहीं, लेकिन आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम है। आप मुझे बताएं क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। तो कुछ साथी कहते हैं 3 है, 7 हैं, कुछ साथी कहते हैं 2 हैं, और वहीं कुछ साथी अच्छा भी उत्तर करते हैं, वो कहते हैं कि इनफाइनाइट होती हैं। देखो, मैं आपसे एक बात पूछूं, जो साथी 3 कह रहे हैं या 7 कह रहे हैं, मैं आपको राशियां गिनवानी शुरू करता हूं। भाई पहली राशि आप मान के चलो, जो राशियां आपने सुनी हो,
चाल सुनी है, दूरी सुनी है, समय सुना है, बल सुना है, त्वरण सुना है, संवेग सुना है, आवेग सुना है, बल सुना है। उसके बाद गुरुत्व त्वरण सुना है, ध्वनि सुनी है, दाब सुनी है, तापमान सुनी है, ऊष्मा सुनी है, ऊर्जा सुनी है, कार्य सुना है, ऊर्जा सुनी है, शक्ति सुनी है। और आगे तक गिनता हुआ चला जाऊं क्या? धारा सुनी है, विभव सुना है, आवेश सुना है। इंग्लिश में आपने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, उसके अलावा वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, साउंड, हीट, टेम्परेचर, उसके अलावा आपने इंडक्टेंस सुना होगा, कैपेसिटेंस सुना होगा। गिनता हुआ चला जाऊं क्या? ये तो 7 क्या, ये तो 12-13 से भी ज़्यादा हो गई। और अभी अभी मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूं इन राशियों को। तो ये तो भाई 7 से ज़्यादा हो गई यार, ये तो 9 से भी ज़्यादा हो गई। असल में देखिए, आपने जो पढ़ा है ना, ठीक है, मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। आपने जो पढ़ा है 7 या 9, ये बस दिक्कत है कि हेडिंग के साथ नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा, ठीक है। देखो, राशियां जो है ना वो बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारे का मतलब मैं ये कह लूँगा टोटल राशियां जो होती है वो इनफाइनाइट होती हैं। 7 क्या होती हैं, 3 क्या होती हैं, आपका भी मैं जवाब दूंगा। बस आपको अभी फिलहाल ये मानना है कि भाई राशियां जो है ना वो बहुत सारी राशियां होती हैं, ढेर सारी राशियां मेरे सामने बैठी हैं, क्वांटिटीज बैठी हैं। अब मुझे इनका बंटवारा करना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में राशियों को अलग अलग जगह पर रखा गया। अब देखिए, बंटवारा जो होता है ना वो किसी आधार पर होता है, हमेशा किसी बेस पर होता है। तो मैंने क्या बेस बनाया है? मैंने बनाया है कि मुझे ये बताओ कि कौन अपने आप में स्वतंत्र हैं और कौन ऐसी राशियां हैं जो किसी दूसरे की मदद लेती हैं, यानी उनको लिखे जाने में किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती हो, या उनके मात्रकों को लिखे जाने में किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती हो। जैसे मान लो एक गांव में बहुत सारे, एक गांव में बसाना है और बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो मैंने क्या आधार बनाया कि भाई ये बताओ, इसमें से इतने कितने लोग ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास रोजमर्रा की जिंदगी के सारे साधन मौजूद हैं। गांव में ऐसे ही होता है ना कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके पास सारे साधन होते हैं, बाकी उनसे मांग के काम चला लेते हैं। तो ऐसी 7 राशियां मेरे सामने निकल के आई। उन्होंने कहा कि देखो, हमें व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें या हमारे मात्रकों को लिखे जाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। वो कितने निकल के आई? ढेर सारी जो बैठी हुई हैं उनमें से 7 निकल के आई। तो उन 7 राशियों को या उन 7 मात्रकों को, उन क्वांटिटीज को या उन यूनिट्स को हमने कहा मूल राशि या मूल मात्रक। वो होती हैं 7। अब आपको बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करो। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम राशियों को जो बंटवारा करते हैं, तो इसमें पहली कैटेगरी हम बनाते हैं, आप मूल राशि कहो या मूल मात्रक कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। मैं राशि कह देता हूं, राशि के आधार पर बंटवारा कर रहा हूं मैं। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, मूल राशियां। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे साथ नोट करते जाएंगे। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी और की आवश्यकता नहीं होती। नॉट नीड ऑफ अदर्स, राइटिंग अभी ओके है। नॉट नीड ऑफ अदर्स टू रिप्रेजेंट देम। एक बार राइटिंग बताएंगे, राइटिंग क्लियर है? तो ऐसी कितनी राशियां निकल के आई? ऐसी 7 राशियां निकल के आई। इनकी संख्या कितनी थी भाई? इनका जो नंबर है वो कितना है? वो है 7। फटाफट से इसको नोट करिए, थम्स अप करिए, और मैं आपको बताऊं कि कौन सी ये 7 राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो वो 7 राशियां होती कौन कौन है। ये वो 7 राशियां हैं। अभी फिलहाल आप इतने पर फोकस करना, आप इस चीज को रोक के रखना। इस चीज को भूल जाना अभी 1 मिनट के लिए
केवल आप इतने पे फोकस करो। इन 7 राशियों को, जिनको हम मूल राशियां कह रहे हैं, कौन कौन ऐसी राशियां हैं? देखो, जैसे द्रव्यमान है भाई, द्रव्यमान को लिखने के लिए क्या किसी की जरूरत है? नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्या किलोग्राम को लिखने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है? ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि किसी और की जरूरत का क्या मतलब है। भाई मैं द्रव्यमान को किलोग्राम में मापता हूं, क्या इसके लिए किलोग्राम को लिखने के लिए मुझे किलोग्राम के अलावा किसी और की जरूरत पड़ रही है? किसी की भी नहीं। ऐसे ही ये 7 राशियां हैं, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। अब हो सकता है आप ये कहें कि भैया विद्युत धारा के बारे में समझाओ, ताप के बारे में समझाओ। इनके लिए पूरे के पूरे चैप्टर हैं। अभी हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इन राशियों के बारे में जानें। अभी उद्देश्य है कि बस हम ये जानें कि पूरी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी राशियां हैं, उनमें ये 7 हैं जो स्वतंत्र हैं, जिन्हें लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, जिनके मात्रकों को लिखने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। समय का सेकंड है। विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। देखिए, यूं तो आप तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापते हैं, लेकिन हमने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम उसको केल्विन में मापेंगे। जैसे हमारे इंडिया कंट्री में तापमान को ज्यादातर डिग्री सेंटीग्रेड में मापेंगे, या शरीर के तापमान को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में नहीं मापते हैं। लेकिन आप विदेशों में ज्यादा जगह जाएंगे तो वहां केल्विन में मापा जाता है। इसलिए हमने कहा कि भाई जहां पर ज्यादा जगह पर जो यूनिट फॉलो हो रही है उसी को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे। कौन सा पदार्थ है? ये केमिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में जो पदार्थ की मात्रा होती है। उसके अलावा ज्योति तीव्रता, ये हम समझेंगे आगे क्या होती है। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है रोशनी की चमक कितनी है। रोशनी की चमक को हम कैंडेला से मापते हैं। तो पहले आप इतना नोट करिए और बताइए, ठीक है भैया मुझे समझ में आ गया कि 7 जो हैं वो तो मूल राशियां हैं। सारी राशियां 7 नहीं है, राशियां तो बहुत सारी हैं। उनमें से मूल यानी कि फंडामेंटल, मतलब जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है, उनको हम मूल राशियां कहते हैं, और इनकी संख्या 7 है। पहले अभी इनको यहां तक आप नोट करिए, और नोट हो जाए तो थम्स अप करिए फटाफट से। पहली बार फिजिक्स की क्लास कर रहा हूं भाई दोस्त, एक रिक्वेस्ट है कि आप ना बस जो कल की क्लास है उसको और कर लीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज जो आपको ऐसा लगेगा जैसे बीच में से चल रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अब देखो, एक बात होती है कि जैसे मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं, विज्ञान में कुछ लिख रहा हूं, और बार बार वहां पर आ रहा है किलोग्राम, तो मैं बार बार इतना बड़ा लिखूंगा। मान लो हिंदी में लिखूं ऐसे ऐसे करके किलोग्राम, इंग्लिश में लिखूं ऐसे ऐसे करके किलोग्राम, मैं तंग आ गया। मान लो यार एक कुछ ऐसी चीज है जहां पे किलोग्राम बार बार यूज हो रहा है, तो ये 100 बार यूज हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको छोटा बनाने के लिए इसका एक संकेत बना लिया, इसका एक सिंबल बना लिया कि मैं इसको शॉर्ट में ना केजी लिख दूंगा भाई। यानी कि अगर कहीं आपको केजी लिखा मिले, अगर आपको केजी लिखा मिले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो इनको कहते हैं संकेत। मैं इसको इतना बारीकी से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार हम इसमें और विमा में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम विमा पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, तो लेकिन याद रखना कि विमा का इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हर एक मात्रक के जो संकेत होते हैं, जैसे किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिख दूंगा मैं? किलोग्राम को शॉर्ट में लिख दूंगा मैं केजी, मीटर को शॉर्ट में एम, सेकंड को एस, एम्पियर को ए, केल्विन को के, मोल को एमओएल, कैंडला को सीडी। ये विमान नहीं है, ये केवल इनके संकेत हैं, ये केवल इनके सिंबल हैं, ये विमान नहीं है। हम विमा में और इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात आप सभी को बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है कि ठीक है भैया मुझे समझ में आ गया, ये डायमेंशन नहीं है, ये विमा नहीं है। फिर से नोट करिए और एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। नोट्स हैं फिर भी बनाना ज़रूरी है। देखो, जितना आप लिखेंगे उतना आपको चीज़ें याद होती हैं, और जब मैं नोट करने के लिए बोलता हूँ तो फिर आप खाली तो बैठे रहेंगे। इससे बेहतर है कि आप नोट ही कर लें, अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया भाई अभिषेक, वेरी गुड, एकदम बढ़िया उत्तर आपने बताया है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। सर आप ओनली एमसीक्यू ही करा दीजिएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि थ्योरी ना पढ़ाई जाए, आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं गुड़िया।
अगर आप केवल ऐसा सोचते हैं कि किसी भी विषय को आप एमसीक्यू से क्लियर कर लेंगे तो भूल जाइए। एमसीक्यू, मैं एक टॉपिक से 1000 एमसीक्यू खड़े खड़े एक जगह बना दूंगा। क्या आप 1000 एमसीक्यू रटना चाहेंगे? नहीं। आप थ्योरी पढ़िए। हमारी ये सबसे बड़ी गलती होती है जब हम तैयारी में आते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ईमानदारी से बताना, हर बच्चा कोशिश करता है कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं रट जाऊं। उन्हें ऐसा लगता है इन्हीं से पेपर हो जाएगा, लेकिन पेपर में सच में हवा भी नहीं लगती है। फिर हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कहीं से, इंपॉर्टेंट ढूंढेंगे। अरे महाराज, आप भाई गला काट कंपटीशन में खड़े हुए हैं और वहां पर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको एक बार चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा, किसी भी विषय को। आप देखें, अगर आप मैथ्स में किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको वही परेशान करेगी, वही चीज़ घूम घूम के आएगी। किसी भी सब्जेक्ट में आप किसी भी चीज़ को छोड़ के देख लेना, आपको ऐसा लगेगा वही चीज़ आपका सिलेक्शन रोक रही है, और सच्चाई यही है। आज जो कंपटीशन की स्थिति हो गई है उसमें छोड़ने की तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। पहले हम लोग कह देते थे कि चलो इसको इतना छोड़ भी जाओगे तो हो जाएगा, बट आज ऐसा नहीं है। आज भाई बिल्कुल आपको मतलब जितने का एग्ज़ाम आ रहा है उसके आसपास ही रहना है, तब हमारे सिलेक्शंस हो रहे हैं। तो आपको छोड़ने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से थ्योरी को तो समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए हमारे 7 मूल राशियां, या इनको कह दीजिए मूल मात्रक। ये मूल राशियां हैं और ये मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल उनकी यूनिट्स हैं। इंग्लिश वाले मैं लिख देता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये जो है ये है फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये 7 ऐसी हैं कि जो स्वतंत्र हैं, और बाकी जितनी बची हुई हैं वो सब इनसे मिलकर ही बनाई जाएंगी, चाहे मात्रक हो चाहे राशियां हो। वो सब, अब खैर राशियां ही कहो, उनके साथ ही तो मात्रक चल रहे हैं। ऐसे मान लो जैसे भाई माँ बाप हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं, ये माता पिताजी हैं, उनके साथ ही उनके बच्चे हैं। तो सभी मूल राशियों के अलावा अब जितनी भी राशियां हैं वो सब इनसे ही बनी जाएंगी, और उनको हम कहेंगे कि भाई ये व्युत्पन्न राशियां हैं, यानी वो इनसे मिलकर उत्पन्न होंगी। तो इस कैटेगरी के पहले को मैंने बोला ए, अब मैं बोल रहा हूं बी। बी में कौन आएंगी? बी में आएंगी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न का मतलब है ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन होंगी? व्युत्पन्न कौन होंगी? जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। मैं ऐसे ही डेफिनेशन लिखता हूं इनकी, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, यानी कि ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, कि जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। अब देखो, जैसे कैसे मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक। आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण पढ़ा है, बचपन से ही आप इस फॉर्मूले को पढ़ते आए, 9th-10th से ही। आपने पढ़ी एक राशि चाल, एक क्वांटिटी पढ़ी आपने स्पीड। मैं पूछता हूं आप हमेशा से क्या पढ़ते आए हो? हम पढ़ते आए हैं भैया चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने पढ़ा हमेशा से कि स्पीड बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे आप बताइए, क्या चाल जो है ये बाकी दो राशियों से मिलकर नहीं बन रही? चाल जो है बाकी दो राशियों से मिलकर बन रही है। ये दो राशियां कहां आ रही हैं? ये दो राशियां मूल राशियों में आ रही हैं। तुम कहोगे भैया दूरी कहां है? अरे लंबाई एक तरह की दूरी ही तो है, और समय जो है वो यहां है ही। तो इन दो राशियों से मिलकर ये राशि बनी। आप कोई भी राशि सोच लो इन 7 के अलावा, सब इन 7 से ही मिलकर बन रही होंगी। सब की सब राशियां इन 7 से मिलकर बनेंगी। तो ये तो हो गई राशि। अब इनके अगर आप मात्रक देखोगे कि भाई इसका मात्रक कैसे बनेगा, तो इनके मात्रक भी इनके मात्रकों से ही मिलकर बनेंगे। जैसे इसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी कि अगर आपसे कोई स्पीड की यूनिट पूछेगा तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे? मीटर, और टाइम के लिए क्या लिख दोगे? यूनिट में लिख दोगे
सेकंड। ये हो गई इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। ये भी तो मूल से ही मिलकर बनी है, फंडामेंटल से ही मिलकर बनी है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में है मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड। अब आपको समझ में आया कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? एक बार सभी बताइए कि ठीक है भैया मुझे समझ में आ गया, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। जल्दी से एक बार सभी बताइए कि मुझे समझ में आ गया कि व्युत्पन्न राशियां भी मूल राशियों से मिलकर बनती हैं और इनके मात्रक भी मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, यानी ये मूल से मिलकर बनते हैं। अब ऐसा पढ़ाते हैं, कोई डाउट आता ही नहीं है। थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा इसमें और चेंज है। इनको ना शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, वो कई बार ऐसे दे देता है, जैसे मीटर की जगह तो लिख देगा एम और सेकंड की जगह लिख देगा एस। ठीक है, यहां भी वही रहेगा एम बटे एस। इंग्लिश और हिंदी में एम और एस तो सेम ही रहेंगे। इसके अलावा वो और कई बार कैसे लिख देता है, वो ऐसे लिख देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं। वो सेकंड को ना ऊपर ले जाएगा, तो ऊपर जाने में सेकंड की घात ना -1 हो जाएगी, ये बात याद रखना। सेकंड की घात ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अगर किसी जगह पर ये चीज है मीटर बटे सेकंड की पावर 2, इससे अलग है, ये कुछ भी है ऐसा, और अगर आप इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो ऊपर ले जाकर सेकंड जो है वो -2 हो जाएंगे। ऊपर जाने में जो पावर होती हैं वो माइनस की हो जाती हैं, ये बात याद रखना। ये पावर जो है आपकी यहाँ 1 है, यहाँ -1 हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ -1 हो जाएगी, यहाँ 2 है तो -2 हो जाएगी। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है क्वेश्चन पूछने का, तो इस तरह से चीजें भी पूछी जाती हैं। तो ये बात सभी को समझ में आ गई है। थैंक यू भाई जयंत, आप बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप सभी ने, बहुत सारे साथियों ने बेशक कंपटीशन की तैयारी काफ़ी समय से शुरू कर दी है, लेकिन होता यह है कि आप सभी इस सब्जेक्ट को ना ऐसे बिल्कुल दरकिनार सा करके पढ़ते आए हैं कि चलो ठीक है रट सा लिया, इसलिए कभी एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। और मैं अच्छे से समझता हूँ जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं। तो बस मेरी एक कोशिश है कि हम इंटरेस्ट एक डेवलप करें। ठीक है, चलो ये बात मुझे समझ आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपके स्तर पर फिजिक्स में हमें 13 चैप्टर पढ़ने, हर एक चैप्टर में ऑन एंड एवरेज 5-6 राशियां पढ़नी है, तो 65-70 राशि हमें टोटल पढ़नी है। लेकिन आप फिजिक्स जो है, मैं ओवरऑल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स आपके स्तर पर तो है नहीं, ये तो आप, हमारा स्तर है 10th लेवल, 12वीं देखो, फिर आप ऊपर जाओ बीएससी देखो, फिर आप ऊपर देखो एमएससी देखो, फिर पीएचडी देखो, तो बहुत सारी राशियां हो जाती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाती हैं। फंडामेंटल साथ ही रहेंगी, उसके अलावा आप जितनी भी हैं वो सब ड्राइव्ड रहेंगी, व्युत्पन्न रहेंगी, तो ये ना बहुत सारी हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई इनकी जो संख्या है ना वो अनंत है। हालांकि इससे कभी कोई सवाल नहीं आता, ऐसा कभी सवाल नहीं पूछा गया कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती है, बट फिर भी अगर हम अपनी समझ के लिए कहें तो हम कहेंगे कि भाई इनकी जो संख्या है ना वो तो इनफाइनाइट है, वो तो अनंत है। जितना ज्यादा बड़ी फिजिक्स पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर। अब दूसरी चीज मैंने क्या देखा है कि बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगह पर ऐसे पढ़ रहे होते हैं आप कि सारी राशियां, उन सातों के अलावा जितनी सारी राशियां हैं आप एक पेज पर लिख लेते हैं और उन्हें रटना मारना शुरू कर देते हैं, उनके मात्रकों को रटना शुरू कर देते हैं। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जैसे 5वीं क्लास में हमें कहानी रटा करते थे। ये कोई रटने की चीज ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि मेरे भाई अगर हमें चाल का सूत्र पता था तो हमने इसका मात्रक बना लिया। हमें हर एक चैप्टर में क्या पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ राशियां ही पढ़नी हैं, क्वांटिटीज ही पढ़नी है। तो हम रटे क्यों, हम इनको अच्छे से समझेंगे, इसका सूत्र समझेंगे और उसका मात्रक वहीं की वहीं बनाना सीखेंगे। तो मेरा तरीका ये होता है कि हम राशियों को रटे ना, उनके मात्रकों को रटे ना, उनको बनाना सीखें। हम उनको हर एक चैप्टर में बनाते हुए चलेंगे। तो ये जो अनंत राशियां हैं इन्हीं की हमें पढ़ाई करनी है। ये बात सबको समझ में आ गई है? सभी बताइए, आप छोड़ छोड़ कर क्यों पढ़ा रहे हैं?
अब कितने एक तो होती है कि समस्याएं होना, एक ना आप समस्याएं सच में कुछ बना के भी रखते हो। देखो एक ना मैं बस आपसे छोटी सी बात कहूँगा, पूरा भरोसा रखो, एक शब्द नहीं छूटेगा, एक्स्ट्रा ही मैं पढ़ाऊंगा, कुछ छोटा छोड़ के नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, अगर आप इसकी तुलना करो 11th-12th की फिजिक्स से या बीएससी एमएससी की फिजिक्स से, तो भाई देखो उस लेवल पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगा आपको, आप बिल्कुल बिखर जाओगे, फैल जाओगे। हमारा जो 10th का लेवल है उसके हिसाब से एक शब्द नहीं छोड़ा जाएगा, आपको एक भरोसा करके चलना पड़ेगा। जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाए आप मुझसे कह देना कि भैया जी आपने ये चीज़ छोड़ दी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, कैसी बात करते हो। ठीक है, तो हम हर एक चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। चलो भाई, कहानी खत्म हो गई। हमने राशियों का बंटवारा कर लिया, दो हिस्से में हमने राशियां बांट दी। एक तो हिस्सा हो गया कि भाई जिनके पास अपना सब कुछ है, बाकी ये है कि इनसे ही मिलकर बन जाएंगी। चलो यार, हमें भी चैन आया, खत्म हो गया। 11 सालों का जो संघर्ष था, 1960 से कहानी चली 1971 में आ जाके खत्म हो गई। अब भाई मान लो मैं इस टीम का हिस्सा था, बड़ा थक गया हूँ यार, 11 साल बड़ी मेहनत की है, अब मैं चल दिया अपने घर सोने के लिए कि भाई चलो सोते हैं। अब मैं जा रहा हूँ तो मैंने देखा दो राशियां झोला टांगे खड़ी हैं अभी भी। अरे मैंने कहा भाई साहब तुम कैसे रह गए? मैंने कहा फटाफट बताओ तुम्हारे पास अपने मात्रक हैं या मिलकर बनोगे? उन्होंने कहा अपने मात्रक हैं हमारे पास, अपनी यूनिट है, हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी से मिलकर नहीं बनेंगी। तो मैंने कहा तुम्हें तो मूल में चले जाना चाहिए था, फंडामेंटल में जाना चाहिए था, जाओ ना यार, वहां साथ हैं तुम और दो हो जाओ। उन्होंने कहा ना, हमें चाहिए स्पेशल इज्जत। जैसे तुमने देखा होगा ना, घर में शादी होती है तो बहुत सारे लोग जब रिश्तेदार आके रुकते हैं तो एक एक कमरे में कई कई लोग सो जाते हैं, लेकिन दो ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट कमरा चाहिए, उनको फुल इज्जत चाहिए। कौन कौन? एक फूफा जी और एक जीजा जी। तो ये दो राशियां ऐसी ही थी, इनको चाहिए फुल इज्जत। तो हमने उन दो राशियों के लिए अलग से कैटेगरी बनाई। चलो खैर, ये तो मजाक की बात है। असल में रीजन ये था कि इस बंटवारे के बहुत सालों बाद, 1971 के बहुत सालों बाद, हमें दो राशियां और पता लगी जिनके पास अपने मात्रक थे, यानी कि वो मूल मात्रकों में जानी चाहिए, फंडामेंटल में जानी चाहिए। लेकिन अब इतनी सारी किताब छप चुकी हैं, लोगों ने सबने पढ़ लिया है, तो कैसे भाई लोगों को बार बार ये चीज़ बताया, किताबों में बदलें। इसलिए हमने कहा एक काम करो, इसकी एक अलग कैटेगरी बना दो। और हमने इनकी एक अलग कैटेगरी बनाई और हमने कहा कि भाई आपको बोलेंगे हम समपूरक राशियां। समपूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और हमने कहा कि तुम्हारे जो मात्रक होंगे उनको हम बोलेंगे संपूरक मात्रक। संपूरक राशियां और संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो संपूरक राशियां कौन कौन थी? वो राशियां हैं आपकी, पहली राशि है आपकी कोण यानी कि एंगल, और उसका जो संपूरक मात्रक है, संपूरक मात्रक ऐसा ही संपूरक मात्रक है, या आप सिर्फ कहिए कि इसका मात्रक है ना, आप ऐसे पढ़ो ही मत, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप ऐसे कहो कि इनके मात्रक हो जाएंगे ये। तो इसका मात्रक क्या है? कोण का मात्रक क्या है? देखो, आप इंडिया में ज्यादातर कोण को डिग्री में मापते हो, हम कहते हैं 30 डिग्री का कोण, 35 डिग्री का कोण, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर ज्यादा देशों में रेडियन में मापा जाता है। इसलिए हमने कहा कि कोण का ऐसा ही मात्रक हम रेडियन पढ़ेंगे, एंगल का ऐसा ही यूनिट हम रेडियन पढ़ेंगे। उसके अलावा कोण क्या होता है? देखिए, कोण होता है सिंपल दो लाइनों के बीच का झुकाव, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच 30 डिग्री का झुकाव है, ये कोण हो गया। एक और कोण आता है, वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं। एक कोण और देखिए आप, जिसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, हाँ हाँ हाँ। देखो, कभी आपने तरबूज में, जैसे जब आप एक तरबूज लेते हैं, एक सेकंड और रुको, कोई अच्छा सा डायग्राम मिल जाए तो। जैसे मान लो यही है, जब आप जैसे एक तरबूज लेते हैं तो तरबूज में आप कहते हैं ना भैया सैंपल चेक कराओ कैसा दिख रहा है, तो वो गोलाकार एक एंगल में काट के आपको दे देता है। तो ये जो गोलाकार एंगल बनता है, ये जो गोल कोण बनता है, इसको कहते हैं हम स्टेरेडियन। इसमें बहुत ज़्यादा ये परेशान मत होइए कि यार इससे क्या सवाल आएगा, सिर्फ इतना आएगा कि ये इसको बोलते हैं घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, ये ठोस चीज में बना हुआ कोण है। तरबूज ले लो, बॉल ले लो, सब ठोस होंगी। तो ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, सिर्फ इतना सवाल आएगा, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया कि होता क्या है। तो दूसरा जो संपूरक राशि है
वो है आपकी ठोस कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन हम लोगों ने व्यवहार में ज़्यादा नहीं पढ़ा मैथ्स वगैरह में, ना इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है आपको। ये हायर ऑर्डर की फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, या हाई लेवल के मैथ में ज़रूरत पड़ती है, जब हम बीएससी एमएससी लेवल का मैथ पढ़ रहे होते हैं। 12th क्लास के मैथ्स तक भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें बस याद रखना है कि ठोस कोण का जो मात्रक है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट है, ये स्टेरेडियन है। तो ये दो राशियां और आ गई हमारे साथ, जिनको हमने बोल दिया संपूरक राशियां। तो सवाल आएगा कि संपूरक राशियां या संपूरक मात्रक कितने होते हैं? आप कहोगे 2 होते हैं। अब मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछे राशियां कितनी होती हैं, तो भाई वो तो बहुत सारी है, अनंत है। आपसे कोई पूछे मूल राशियां कितनी होती हैं या मूल मात्रक कितने होते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। उसके अलावा व्युत्पन्न कितनी होती हैं, ड्राइव्ड कितनी होती हैं, वो इनफाइनाइट होती हैं। संपूरक कितनी होती हैं, सप्लीमेंट्री कितनी होती हैं, वो 2 होती हैं। उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको हम घन कोण भी कह देते हैं। ठोस कोण को हम, बिल्कुल सही बात है, एक साथी कह रहे हैं घन कोण भी कहते हैं, बिल्कुल हम इसको सॉलिड एंगल भी कह देते हैं। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। अब क्लियर है? मेरी आवाज़ डोरेमोन जैसी है, तुम मुझे मास्टर के अलावा सब कुछ बना दो। क्लास भाई केवल कल से शुरू हुई है दोस्त, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज तो डाला था। एक बार सभी फटाफट से थम्स अप करें कि ठीक है भैया, मुझे इतने से समझ में आ गया है। चलो थैंक यू भाई, बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। आर्मी का रिजल्ट कब तक आएगा? भाई मैंने आपको बता दिया है एक डेट मेरे दोस्त ऋषि, कि 20 से 25 के बीच में आर्मी का रिजल्ट आ जाएगा। सर ये तो पढ़ा ही नहीं था है। कोई बात नहीं, आपने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तभी तो आप यहाँ पर आए हो। इसकी डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हमें बस चीज़ों को ना ऐसे बोझ नहीं बनाना है कि खामखा हर चीज़ की डेफिनेशन। कभी आपसे नहीं पूछेगा संपूरक क्या होती हैं, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा संपूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? 2। कोण कैसी राशि है? संपूरक राशि है। ठोस कोण कैसी राशि है? संपूरक राशि। अब देखो जैसे एक गुड़िया थी, वो कह रही थी केवल आप एमसीक्यू करा दो। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप 1000 एमसीक्यू कर दोगे, लेकिन 1000 एमसीक्यू पढ़ के भी आप इसको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है। भाई मैं, आपने इतनी जानकारी ले ली, इस जानकारी को आप एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं कवर कर सकते हो। हम एक गलती कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं इससे कितने एमसीक्यू बन जाएंगे? अरे कितने भी बन जाएंगे। पहला एमसीक्यू, कोण कैसी राशि है? संपूरक है। घन कोण कैसी राशि है? ये है। रेडियन कैसी राशि का मात्रक है? संपूरक का है। स्टेरेडियन किसका है? संपूरक राशि का मात्रक है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक कौन होता है? स्टेरेडियन होता है। 6 सवाल हो गए। निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो मूल राशि नहीं है? तो ये मूल राशि नहीं है, इनका नाम दे देगा। निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो व्युत्पन्न राशि नहीं है? इनका नाम दे देगा। तो इसी से 12-15 सवाल बन जाएंगे यहाँ घुमा फिराकर। हमें सवालों को नहीं रटना है, हमें थ्योरी को समझना है, हमें कंसेप्ट को समझना है। इसको बोलते हैं हम कंसेप्ट, इसको बोलते हैं हम परिकल्पना। हमें वो समझनी है, तब जाकर हम क्वेश्चनों को, कैसा भी कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, उसको करने लायक बनते हैं। समस्या यही होती है, हमने चंद क्वेश्चन रट लिए, सवाल थोड़ा सा भी घुमा के पूछेगा हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत बात हो जाती है हमारी। चलिए, तो ये हो गया हमारा संपूरक मात्रक तक कहानी। और अगर आप कहते हैं मुझे इतना समझ में आ गया, तो हम कह सकते हैं हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और देखो पहले चैप्टर से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है। पहले चैप्टर से कोई बहुत तोप सवाल नहीं बनेगा, वो मैंने आपको बता ही दिए कि किस किस तरह के सवाल बनते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें, जिसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ है मापन। अभी तक हमने यूनिट्स को पढ़ा, मात्रकों को पढ़ा, और अब हम मापन की तरफ चलेंगे। एक बार सभी यस कह दें कि हाँ जी भैया चलें, फिर हम मापन की तरफ चलें। एक बार यस लिख दें कमेंट में और हम आगे चलें। सभी के मैसेज मेरे पास तक आते हैं, आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। देखिए मापन में हमें क्या पढ़ना है, आप समझिए। यूनिट की जगह क्वांटिटी आएगा। कहाँ पर भाई? यूनिट की जगह नहीं नहीं भाई, अब यही भाई तुम डूबे हुए हो, मैं तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे भी अपने साथ डुबा रहे हो।
मेरे भाई ये मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक हैं, ये जो है यूनिट्स हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्वांटिटीज आएगा। ओके 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 भाई, सॉरी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो मापन में हमें क्या पढ़ना है। अभी तक हमने ये सीखा कि राशि जो होती है ना, उनके मात्रक होते हैं, उनकी यूनिट्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। अब देखो अगली चीज राशियों से संबंधित है, उनको मापने से संबंधित। हर एक राशि को हमें मापना और तोलना ही होता है। लंबाई को तो हम मापते रहते हैं, द्रव्यमान को यानी मास को तो हम तोलते हुए रहते हैं, समय है तो हम उसको मापते रहते हैं। तो हर एक राशि को सिर्फ हमें मापना होता है। अब मापने में सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या आती है? सबसे पहली और जरूरी चीज आती है मापने में 10 की घातें, जिनको लेकर हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन आपको आज के बाद कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप हेडिंग डालेंगे, मापने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है 10 की घातें, पावर्स ऑफ 10। किस तरह से 10 की घातों से सवाल आता है, कैसे कैसे हम इसको घुमा फिरा सकते हैं, तमाम चीजें हम इसमें देखेंगे। 10 की घात ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। देखो 10 की घातें दो तरह की होती हैं, एक होती हैं प्लस की घातें और एक होती हैं माइनस की घातें। तो पहली हेडिंग हम कवर करेंगे प्लस की घातें, जिनको हम बोलेंगे धनात्मक घातें, यानी कि पॉजिटिव पावर्स। देखो पॉजिटिव पावर्स क्या होती हैं, पहले आप समझिए घातों का अर्थ क्या होता है या घातों की जरूरत क्यों होती है। देखो जैसे मान के चलिए कि मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है 1000, या मान लो मुझे बार बार ऐसे लिखना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं कुछ लिख रहा हूं और बार बार यही चीज आ रही है। तो आप ऐसे समझिए, इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि भाई मैं इसको ना इतना बड़ा लिखने की बजाय, अगर एक के आगे 3 जीरो है तो मैं 10 की घात 3 लिख दूंगा। अगर एक के आगे 6 जीरो हैं तो मैं उसे 10 की घात 6 लिख दूंगा। मैंने बस इतना कर लिया। ये बात आपको समझ में आई कि 10 की घात क्यों लिखी जाती है। अब पॉजिटिव पावर्स में पहली पावर आती है जैसे 10 की घात 3, तो मैं इसको इतना बड़ा कहने की बजाय कि 10 की घात 3, ये बड़ा हो जाता है, मैं इसको इन शॉर्ट क्या बोल दूंगा कि भाई जब भी मुझे 10 की पावर 3 दिखेंगी तो मैं उनका नाम लूंगा किलो। जैसे मान लो मैं हूं, अगर मेरा कोई नाम ना होता तो लोग कैसे कहते कि अरे देख वो आदमी आ रहा है कि भाई जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक की हुई है, जो दिल्ली जल बोर्ड में एसडीओ है और आरडब्ल्यूए में वो फिजिक्स की टीचिंग करते। इतनी बड़ी बात कहते हैं आपके लिए, कहते हैं कि भाई देखो ये वो आदमी हैं जो इस घर में से आते हैं, वहां जाते हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। या हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि भाई उस आदमी का एक नाम रख देते हैं। तो इतना बड़ा कहने की बजाय, 10 की घात 3 कहने की बजाय हम इसका एक नाम रख देते हैं और वो क्या है, किलो। मैंने कह दिया 10 की पावर 3 की जगह क्या हो गया, किलो हो गया। सवाल कैसे आएगा? देखिए सवाल आएगा, मैं अगले पेज पे लिखता हूं सवाल। क्वेश्चन आएगा, या चलो यहीं लिख लेते हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन आएगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। देखिए किलो जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो ग्राम के लिए ही रिजर्व है ना। किलो जो है उसको किसी के भी साथ लगा सकते हो आप, चाहे ग्राम के साथ लगाइए, चाहे मीटर के साथ लगाइए। किलो को ग्राम के साथ लगाओगे किलोग्राम, किलो को मीटर के साथ लगाओगे किलोमीटर, किलो को सेकंड के साथ लगाओगे किलो सेकंड बन जाएगा। तो किलो तो किसी के भी साथ लगाओ। सवाल आएगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। तो किलो हटाने का मतलब है कि 10 की घात 3 ग्राम, और 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। तो आप इसको समझ लो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपसे और कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी घात आपकी आती है 10 की घात 6। तो 10 की घात 6 को मैं क्या लिख देता हूं, 10 की घात 6 को मैं मेगा लिख देता हूं। अच्छा कुछ साथी कहेंगे हिंदी लिख दीजिए, तो हिंदी हो गई किलो, उसके अलावा ये हो गया मेगा। ठीक है, उसके अलावा 10 की घात 9, 10 की घात 9, तो इसको लिखेंगे हम गीगा, GIGA। ये जीजा नहीं है, ये है गीगा। 10 की घात 9 को शॉर्ट में लिख देते हैं हम गीगा।
प्लस की 3 ही पावर हमारे काम की है, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। तो आपको तीनों समझ में आ गई। एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ जी भाई, मुझे ये भी समझ में आता है कि 10 की घात 3 को हम कहते हैं किलो, 10 की घात 6 को हम कहते हैं मेगा, 10 की घात 9 को हम कहते हैं गीगा। ये तीनों पावर मुझे समझ में आ गई। आपके कुछ सवाल? आपका कहना है कि भैया पीछे जो आपने लिखा है इनके संकेत क्यों नहीं बताए? देखिए, आप ऐसे तुलना मत किया करो कि अगर पिछली चीज़ में संकेत बताए हैं तो इसमें भी हमें संकेत ही बताए जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं कुछ भी ऐसा लिखने में पढ़ाने में भूल जाऊंगा। अगर मैंने वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो फिर वो पेपर में आता ही नहीं है। हम देखो, फिजिक्स कोई लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ना है। हमें कोई इसमें ज्ञानी नहीं बनना है, ना हम ज्ञानी बन सकते हैं। हमारे जो समझने का स्तर है वो एक यहाँ तक है, और अगर हम यहाँ की बात पूछें तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप कंपेयर करके ये मत बोलना कि भैया उसके लिए तो वो लिखा है, उसके लिए ये क्यों नहीं लिखा। रिक्वेस्ट है आपसे, ना कुछ छूटेगा ना कुछ बचेगा। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप क्या फोकस करें कि जितना इस स्लाइड पर लिखा है, मुझे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको परेशानी है तो वही सिर्फ आपकी परेशानी है। इसके अलावा किसी भी परेशानी को ज़बरदस्ती अपनी परेशानी नहीं बनाना कि वो कब पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे, ये नहीं हुआ, उसका वो क्यों नहीं लिखा, इसका ये क्यों नहीं लिखा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहना है। एक दूसरी डाउट आप सभी का, एक साथी कह रहे हैं कि आप ना बहुत फास्ट लिख रहे हैं, तो क्या ऐसा है? मुझे तो लगता है यार, मुझे लगता है इससे स्लो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तो हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ भाई, 2 भाषाओं में लिख रहा हूँ। आपको तो कोई एक ही भाषा नोट करनी पड़ रही होगी। हिंदी वाले हैं तो हिंदी में नोट करिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में नोट करेंगे। इससे ज़्यादा तो क्या ही स्लो हम चल सकते हैं। और भाई मेरी अपनी एक स्पीड है लिखने की, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्पीड से लिखते रहिए। मैं तो डबल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मान लो मैं तेज भी लिख रहा हूँ तो मैं तो आपका आधा ही चल सकता हूँ ना, 50% स्पीड पे ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ों को हम ज़बरदस्ती डाउट में ना बदलें। चलिए, ये हो गई हमारे पास धनात्मक घातें, पॉजिटिव पावर्स। अब दूसरा हमें पढ़ना है निगेटिव पावर्स के बारे में, ऋणात्मक घातों के बारे में। तो बी हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कौन सी घातें पढ़ रहे हैं? ऋणात्मक घातें, निगेटिव पावर्स। देखो, निगेटिव पावर्स में क्या क्या पूछी जाती हैं? असल में ऋणात्मक घातें ज़्यादा पूछी जाती हैं, निगेटिव पावर्स जो हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी होती है निगेटिव पावर्स? जैसे आपसे पूछा जाएगा 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसी। अच्छा, 10 की पावर -1 का अर्थ क्या है? पहले आप ये चीज़ समझिए। देखो, अगर मैं लिखता हूं, ऐसी चीज़ों को नोट मत करना जिनको मैं समझाऊं। 10 की पावर -1, तो इसका मतलब है कि 1/10। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -2, तो इसका मतलब है 1/1 के आगे 2 जीरो। 10 की घात -3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरो। 10 की घात -4 का मतलब है 1/1 के आगे 4 जीरो। आगे बात समझ में? तो इस तरह से माइनस की पावर्स का मतलब होता है। भाई अगर यही चीज हम प्लस में लिखते तो प्लस का मतलब होता 1 के आगे डायरेक्टली 4 जीरो, और माइनस का मतलब है 1 के नीचे 3 जीरो। सिर्फ इतना सा मतलब होता है। ठीक है, चलिए जी, तो आगे चले हम। 10 की पावर -1 को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं। 10 की पावर -2 को हम क्या बोलते हैं? हम सेंटी बोलते हैं, सेंटी। मैं नजदीक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी स्लाइड पे मैं लाना चाहता हूं सारी पावर्स को, वो समझ ही में आपको तब आएंगे, है ना। उसके बाद 10 की पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं। 10 की पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं, यानी कि MILI। 10 की पावर -6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, ये हो गई माइक्रो। 10 की पावर -9 को हम लोग नैनो बोलते हैं। ठीक है, 10 की पावर -9 को नैनो बोल दिया। 10 की पावर एक -10 भी पूछी जाती है। देखो, वैसे तो सब ये 1 और 2 के अलावा 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा
कि 4-5 आपसे पूछ लेगा, नहीं, या 7-8 आपसे पूछ लेगा, कभी नहीं पूछेगा। 9 के बाद 10, जितनी मैं करवा रहा हूं सिर्फ इतनी पूछेगा, है ना। तो 10 की पावर -10 की जगह हम डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम भी लिख देते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। 10 तक हो गया। उसके अलावा 10 की पावर हमारी आती है अगली -12। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। ये अगली पावर आएंगे आपकी 10 की पावर -10 तक हो गई 12। 12 का मतलब होता है पीको। 10 की पावर -12 पीको। अब सुनो, यहां तक ठीक है, फिर भी आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, लेकिन इसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है याद करने में। तो आप कैसे याद करेंगे? 12 के बाद 3-3 का गैप रखते हुए चलेंगे। 15, 18, 21, 24। आप देखें इसका कैसे याद रखेंगे? तो अकबर के दरबार का एक रत्न याद रखो। अकबर के दरबार का रत्न है फैजी, FAZY, फैजी। एफ से क्या याद रखोगे? फेमटो, या इसको हम फर्मी भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, फेमटो कह दो या फर्मी कह दो, दोनों एक ही बात है। और हिंदी में इसका नाम नीचे लिखेंगे हम, या इसको हम फर्मी भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, फेमटो कह दो या फर्मी कह दो, दोनों एक ही बात है। और हिंदी में इसका नाम नीचे लिखेंगे हम। अब आया होगा, देखो ग्रीन हुआ। अच्छा, अभी क्लास ठीक चल रही है क्या? बताओ एक बार। क्यों भाई, अभी सब कुछ ओके है? बताइए। अभी क्लास ओके है क्या? एक बार बताइए। मैं प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? थोड़ा सा बीच में इंटरनेट का इश्यू हुआ था, अभी लग रहा है सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो ये पावर्स तक सबने सुन ली थी मेरी बात? एक बार ना कमेंट में दिल बना के भेजो, क्योंकि यस और ओके तो आप लिख चुके हो। एक बार हार्ट बना के भेज दो, मुझे पता लग जाएगा कि ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया था कि हम 10 की यहाँ तक की घातों को ऐसे ही याद रखेंगे नॉर्मली। बाकी यहाँ के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, 15, 18, 21, 24। और 15, 18, 21, 24 के लिए हम अकबर के दरबार का एक रत्न याद रखेंगे जो कि है फैजी। फैजी का मतलब है फेमटो, एट्टो, जेप्टो और योक्टो। तो ये बस पावर्स हमें सीधी सीधी याद रखनी है। देखो, एक तो सवाल बनेगा इनसे सीधा। सीधा सवाल कैसे बनेगा, इसको ना अभी बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले सवाल देख लो। सीधा सवाल बनेगा कि बताइए 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो बताओ, माइक्रो का मतलब आपको पता है कि भाई 10 की पावर -6। 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। हर एक टॉपिक से दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो सीधे सवाल और एक घुमाकर बनने वाले सवाल। एक दो साथी कह रहे हैं समझ नहीं आया। इसमें समझना ही कुछ नहीं है भाई, इसको तो याद रखना है। बाकी समझने वाली चीज़ ये थी कि 10 की घात 3 को कैसे क्या लिख सकते हैं, -3 को क्या लिख सकते हैं, वो मैंने बता दिया। बाकी तो ये याद ही रखना पड़ेगा। मेगा का मतलब बताया तो है मैंने। मेगा का मतलब है 10 की घात +6। मेगा का अर्थ है 10 की घात +6। यानी कि माइक्रो कहीं अगर लिखा हुआ है तो हमें उत्तर में क्या लिखना है? 10 की घात -6। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए 10 की पावर -9 को क्या कहेंगे? ऑप्शन में होंगे माइक्रो कहेंगे, या नैनो कहेंगे, या पीको कहेंगे, या फर्मी कहेंगे। बताओ क्या कहोगे इसको? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यार 10 की पावर -9 को हम नैनो कहेंगे। ये होते हैं सीधे सीधे बनने वाले सवाल। ठीक है, चलिए। डोरेमोन सर प्लीज लास्ट में बोल कर जाइए। हाँ, अरे क्या क्या नाम बना दी तुमने भाई मेरे। डोरेमोन, अब कल को क्या जाने कुकी उकी जाने क्या क्या नाम दे दोगे। मास्टर को मास्टर रहने दो। ठीक है भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा बी। इस तरह के डायरेक्ट बनने वाले सवालों को हम कर लेंगे। तो प्लीज़ भैया रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें देखो आपके स्तर पे जो फिजिक्स पूछी जाएगी
वो कुछ बहुत तोप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। बाकी याद रखने में जहाँ मुझे चाहिएगा कि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको ट्रिक बता दूंगा आसान करने के लिए। कुछ चीज़ें आपको सीधी भी याद रखनी पड़ेंगी, उनको सीधी याद रखेंगे, जो समझ के चलनी है उनको हम समझ के चलेंगे। तो ये हो गए कि डायरेक्ट सवाल बने जाते हैं। अब इससे घुमाकर सवाल कैसे बनाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल। तब तक उम्मीद करूंगा आप सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। चलिए, थैंक यू भाई आप सभी का। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इस बैच में रहता है और मैं देखता हूं कि लगभग 90% साथियों के जो कमेंट हैं अच्छे होते हैं, मतलब पढ़ाई संबंधित ही होते हैं। कुछ हमारे 10% साथी पथ से विचलित हुए रहते हैं, वो भी ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ सब समझ जाते हैं, कोई बात नहीं। सभी के अपने कुछ डाउट्स होते हैं, वो उन्हें पूछते हैं, लेकिन समझने के बाद सब समझ जाते हैं। बहुत अच्छा। बस रिक्वेस्ट भैया हाथ जोड़कर आपसे इतनी सी है, देखिए कितना भी आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, 2 से 3 दिन रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इतनी मेहनत का जो आप हर दिन हर घंटे कर रहे हैं, 1-1 घंटे कर रहे हैं, लाइव आके पढ़ रहे हैं। फिर आपके लिए ये इस तरह का मटेरियल हो जाएगा, आपके नोट्स जैसे बाजार में बिकने वाली किताबें। अगर आप बाजार में बिकने वाली किताबों में और अपने नोट्स में फ़र्क रखना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये हो सकता है कि आप हर दिन उसको रिवाइज करें और हर दिन की कही हुई चीज़ों को याद करें। अगर देखो, मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई बहुत तोप समझें, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम आप इस बात का भरोसा रखें कि यार ये आदमी जो कह रहा होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो उसका मतलब है। अगर मैं एक चीज़ को इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ, मतलब सिलेक्शन में ना, मतलब मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा रिवीजन। असल में क्या है ना कि जो चीज़ें हमें अपने पार्ट पे करनी होती है, हम उनमें बहुत पीछे हो जाते हैं। क्लास हम ले लेते हैं, टीचर करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट हम कर लेते हैं, टीचर करवा रहा है, लेकिन वो चीज़ें जो हमें अपने पार्ट पे करनी है उनमें हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे कि रिवीजन है, वो हमें चूंकि खुद करना है, और मज़े की बात है कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो कोई आपसे इतना ज़्यादा कहता भी नहीं है कि भाई रिवीजन करो, रिवीजन करो, कोई कभी नहीं कहता है। लेकिन असल में आप पाएंगे कि आधार ही सिलेक्शन का ये है। क्योंकि आप जरा बिल्कुल मोटे दिमाग से सोचें कि भाई एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपके साथ कौन जाएगा? क्या मैं जाऊंगा, क्लास का बोर्ड जाएगा, नोट्स जाएंगे, किताब जाएगी? ना, ये जाएगा। यहां जितना डेटा फिक्स है वो जाएगा। आपने चीजों को पढ़ लिया, कर लिया, अच्छी बात है, समझ में आ गई, लेकिन एट द एंड टारगेट क्या है कि भाई याद होना चाहिए। यार जितना मैंने पढ़ा वो याद होना चाहिए। याद रखने के लिए आप दिन में क्या कर रहे हो? क्लास लेने से याद रहने का कोई मतलब नहीं है। क्लास लेने का मतलब है कि आपने कंटेंट आपको मिल गया, बस उचित कंटेंट। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ना महासागर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लास लेने से सिर्फ इतना फायदा मिला कि आपको सटीक कंटेंट मिला। भाई फिजिक्स मेरे एग्जाम में एसएससी जीडी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में इतनी आएगी, वो मैंने आपको करवा दी। क्या इस बात से मैंने आपको याद करा दिया? ना। दूसरी चीज, मैंने आपको, आपने प्रैक्टिस कर ली, क्या आपको याद हुआ? ना। याद करने के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं जो कि आपको करना चाहिए। दीपक भाटी सर बोलते हैं, अरे भाई वो भी तो सिलेक्टेड हैं, उन्हें भी पता है ये चीज़, इसलिए वो भी शायद इस बात को बोलते होंगे। और ना केवल मैं उनकी अपनी बात कर रहा हूँ, आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछो कि रिवीजन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, रिवीजन ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।